आज पहले पाठ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। ये शुरुआत तो मैंने करवा दी थी, पर बीच में एक दिन वैसे पीरियड नहीं आया। दूसरे दिन क्या था, नो बैग डे था। तीसरे दिन संडे आ गया, तो 3-4 दिन निकल गई। तो वो 2 पेज पढ़े हुए कोई मायने नहीं रखा, भूल गए होंगे शायद। मैं दोबारा से आज शुरू कर रहा हूँ, और साथ में मुझे लगा कि इसको रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं, मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 2 दिन लगे इस पाठ को पूरा करने में ना, तो वो कोई और बच्चे भी देखेंगे। टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, पूरे भारत के बच्चे बराबर हैं। ठीक है, तो इसको आपके अलावा कोई और देखे तो अपना क्या है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और आप भी किताब लेकर बैठ जाएं। आप अगर 8वीं में है तो मैं आज पहला पाठ शुरू कर रहा हूँ। सारे पाठ रिकॉर्ड करके बताऊँगा, और सारे पाठ सुन लेना। घर पर फालतू में बैठने से, मोबाइल में गेम खेलने से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप 8वीं में नहीं है तो आपके कोई रिश्तेदार, भाई बंधु, पड़ोस में कोई है छोटा बच्चा जो 8वीं में पढ़ता है, तो उसको ये शेयर कर दें। और पूरा सिलेबस करवाऊँगा मैं। तो मुझे तो इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो भी वो जो घंटा 2 घंटा लगना है वो लगेगा। तो इस बहाने कोई 100-50 बच्चे और देखेंगे तो अपना कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ, और ऐसे ही मैं 8वीं के, 7वीं के, 6ठी के सारे पाठों को रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, शुरू करूँ क्या? लाख की चूड़ियाँ, ये कहानी है। क्या है? कहानी। और इसके लेखक कामता नाथ है। क्या नाम है? ये कहानी लिखी है। तो शुरुआत करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। तो ये लेखक बता रहा है, लेखक बता रहा है। अब जब लेखक बड़ा हो गया, कहानी लिखने लग गया, कहानी लिखनी आ गई, लेकिन ये अपने बचपन की बात बता रहा है। ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि बदलू सबसे अच्छा आदमी था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां देता था। लाख देखा आपने, घर में मम्मी बहन चूड़ियाँ पहनती है लाख की, है ना, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, उन पर नग जड़े हुए। हाँ था, लाख जो है ना वो आग में पिघल जाता है। वैसे तो वो ठोस होता है बहुत ही, पिघल करके वो इसका गोल करके, और एक लाठी से होती है, उसके ऊपर चढ़ाकर उसमें नग जोड़ करके फिर उसको निकाल लेते हैं। वो ठंडा होते ही वापस कठोर बन जाता है, तो चूड़ियाँ रंग बिरंगी बढ़िया बढ़िया चूड़ियाँ बना लेते हैं। ठीक है ना, तो वो जो चूड़ियाँ लाख की बनती है, तो लाख की जो बची हुई जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ सी है, उनको गोल गोल करके, और इस बच्चे को बालक लेखक, अब ये लेखक तो बड़ा है जो अपनी कहानी लिख रहा है, पर जब ये बालक था तो अपने यूँ बोलेंगे बालक लेखक को वो चूड़ियाँ दे देता था। कौन? बदलू। इसलिए बदलू अच्छा लगता था सारे गांव में वही आदमी। समझ में आई बात है? अब अगर एबेसडे का कोई प्रश्न बनाए कि लेखक को, बालक लेखक को बदलू ही पूरे गांव में अच्छा क्यों लगता था, तो 4 दे दे। क्योंकि वह अच्छा आदमी था, क्योंकि उसने उसको टॉफियाँ दी थी, क्योंकि वह उसको लाख की चूड़ियाँ देता, गोलियाँ देता था बनाकर। इस तरह से 4 दे दे तो आप छांट लोगे। क्यों अच्छा लगता था गांव में सबसे ज़्यादा? गोलियां देता था सुंदर सुंदर रंग बिरंगी बनाकर। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था, चाव मतलब लगाव, यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी। मतलब वो अपने ननिहाल की बात बता रहा है। ननिहाल जाकर आता था छुट्टियों में, और जब वापस आता तो उसके बाद ढेरों गोलियाँ होती थी लाख की, इतनी सारी। क्योंकि वो जब भी जाता बदलू के पास तो 2-4 गोलियां बना के दे देता, और वो अपनी इकट्ठी कर लेता, और 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन नानी के पास रहता। वापस अपने गांव आता तो अपने दोस्तों को दिखाता इतनी सारी लाख की गोलियां। हाँ, जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियों को किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी वो ऐसी गोलियां। तो उसके जो दोस्त थे वो भी मांगते थे, देखते थे, वो बड़ी सुंदर है। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। अब यहाँ भी एक प्रश्न बन जाएगा, लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका छोटा सा कारण है, क्योंकि वो
उसके ननिहाल का था। ननिहाल का था तो हकीकत में तो कायदे से तो उसको बदलू मामा कहना चाहिए था। भी काका चाचा ताऊ ये तो अपने गांव में होते हैं, अपने ननिहाल में तो नाना मामा यही बोलेंगे ना। कोई बड़ा बुजुर्ग है तो नाना ही बोलेंगे, मामा बोलेंगे। लेकिन वो काका बोलता था। कारण क्या है कि वहाँ सारे लोग बदलू काका बोलते थे, क्योंकि वो तो उसी गांव के थे। ये वहाँ नानी के पास गया हुआ था तो लोगों को बदलू काका कहते कहते सुनता था, तो वही उसके जुबान पर चढ़ गया, है ना। कई अपनी माँ को बाई बोलते हैं क्योंकि वो पूरे घर वाले बाई बोलते हैं, तो हाँ कई बड़ी बोलते हैं, ऐसे आपके आप अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे ही जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, सारे बच्चे कहते थे उसको, इसलिए वो भी बदलू काका कहने लगा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था, ऊंचा टीला था, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ जगह थी तो ऊंचाई पर था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। घर के आगे खुली जगह थी, वहाँ नीम का पेड़ भी लगा हुआ था पुराना सा बड़ा। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी देखती रहती थी, भट्टी जिसमें लाख को तपाता था वो जलती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी थी, ऐसे चौकी सी लाख की, जिस चौकी पर वो क्या करता, एक काठ का ही बना होता था ऐसे हत्था सा, तो उसमें वो ऐसे यूँ करता रहता और लाख को आगे खींचता रहता तो वो पतले आकार में बन जाती। फिर उसको डंडे पर, मोटे से डंडे पर चढ़ा करके वो चूड़ी का आकार दे देता था। तो वो वहाँ लकड़ी पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके, सलाखा होता ना सलाई यानी पतली डंडी, उसके समान करके चूड़ी का आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगरियाँ रहती थी, जो मैं बता रहा हूँ ना, मोटी मोटी उसकी लकड़ी की बनी होती थी, उसको मुंगरिया बोलते थे। और वो कई आकार की थी, थोड़ी पतली, थोड़ी मोटी, थोड़ी और मोटी। क्यों? क्योंकि कई बार छोटी बच्चियों की भी चूड़ियाँ बनानी पड़ती थी, कई बार किसी औरत का बड़ा हाथ होता तो उसके लिए तो बड़ी, तो अलग अलग आकार की, इतना छोटी बच्चियों की, बड़ों की, है ना, तो वो मुंगरिया कई आकार की होती थी, ठीक है। उन पर वो चढ़ाकर आकार देता था, कुछ पतली कुछ पीछे से मोटी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बना देता था। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उनमें रंग भरता था लाख में। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर देखा करता था। मचिया मतलब चारपाई, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही, बगल मतलब पास में, बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। जो बदलू था ना, हुक्का गुड़गुड़ाता था, पास में ही रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। एक बात सुनो, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आपकी उंगली इनके ऊपर होनी चाहिए। अब मैं लिखवाऊँगा मुंगेरिया तो फिर आपकी मात्रा छोटी बड़ी हो जाएगी। तो आप को इसलिए किताब मैं देखने को कह रहा हूँ उंगली लगा कर, कि इन शब्दों को 2-3 बार जब बीच बीच में आते रहते हैं, मैं बोलता रहता हूँ, तो उनको देखा करो गौर से। मुंगरिया कैसे लिखा जाता है, हुक्का कैसे लिखा जाता है, चूड़िया में चू छोटा आता है या डी छोटी आती है, चू बड़ा आता है या डी छोटी आती है, वो देखा करो। तो हुक्का में हुक्का आधा कै और है ना, अगर आप आधा कै नहीं लगाओगे, सीधे लिखोगे तो बन जाएगा हुक्का। हुक्का होता है या हुक्का होता है? हाँ, हिंदी में जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, वैसा ही पढ़ते हैं। कई बच्चे आधा कै नहीं लगाते तो वो उसको पढ़ेंगे क्या, हुक्का। अरे आधा कै लगाया ही नहीं है, हुक्का पढ़ोगे तो गलती कैसे सुधरेगी? आधा कै नहीं लगाया तो उसको हुक्का मत पढ़ो, हुक्का पढ़ो, हुक्का हुक्का। तो बड़े बूढ़े हुक्का पीते हैं क्या? हुक्का नहीं पीते, हुक्का। तो आदमी बोलना सही सीख लेगा तो लिखना भी सही आ जाएगा। तो जब कभी भी पाठ पढ़ाऊँ हमेशा याद रखें, उनकी जो शब्द है, हार्ड शब्द, उनके नीचे अंगुलियां रखा करो पढ़ते समय और उनको ध्यान से पढ़ा करो, देखा करो। गांव में मेरा दोपहर का समय ज़्यादातर बदलू के पास ही बीतता था। ये कौन कह रहा है? बालक लेखक, बालक लेखक। ज़्यादातर वो क्या, स्कूल से जाने के बाद में जब भी समय मिलता बदलू के पास चला जाता, और वहाँ कौन उसको खींच कर ले जाता, मतलब क्या बात थी जिस बात के कारण वो वहाँ चला जाता? हाँ, गोलियाँ रंग बिरंगी। और एक और है, उसको वो बनाता हुआ देखता ना तो वो भी बड़ा चाव था देखते हुए, बनते हुए देखना।
तो इसलिए वो वहाँ चला जाता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था और बदलू बालक लेखक को क्या कहता था? लल्ला। और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगवा देता, एक दूसरी चारपाई। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। बदलू एक दिन में कितना काम करता था? रोज 4 से लेकर 6 तक जोड़ियाँ बनाता, उसके बाद में वो रेस्ट करता था। ठीक है। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू, नव होता है नया, नव नया, नव भारत, नया भारत, नव होता है नया, वधू होता है पत्नी, बहू, दुल्हन। तो नववधू, नई दुल्हन। तो देखो नई जो दुल्हन होती है वो सुंदर रंग की चूड़ियाँ पहनती है ना। तो वो जो बदलू था, वो जो मुंगरी थी उसके ऊपर चूड़ी चढ़ाकर यूँ देखता कैसी बनी है, लाठी में लगा करके देखता। तो वो लाठी नहीं मानता था, मन में कल्पना करता कि किसी नववधू नई दुल्हन की कलाई हो। इसको कलाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कलाई। चूड़ियाँ कलाई में पहनी जाती है, ठीक है ना। तो वो उस लाठी में जिसमें चूड़ियाँ डाल करके देखता था, उस लाठी को लाठी नहीं मानता था, मन में कल्पना करता था कि ये किसी नववधू नई दुल्हन का हाथ है, कलाई है। और वो दिमाग लगाता, सोचता कि इस कलाई में, नववधू की कलाई में चूड़ी कैसी लगती है। तो उसको लगता कि हाँ बढ़िया। अगर उसे लगता नहीं कि ये तो बढ़िया नहीं बनी, तो दूसरी बार बनाता, उसमें अलग कलर डालता, अलग नग जड़ता, सुंदर से सुंदर। यानी उसकी लाख की चूड़ियाँ इतनी गजब बनाता था वो अपनी, जो उस गांव की तो लड़कियां खरीदती थी, दूसरे गांव की लड़कियां भी खरीदने आती थी। तो वो पहले तय करता था। और जो भी आदमी अपने काम को मन लगाकर करता है वो काम बढ़िया ही होता है, उसी काम की प्रशंसा होती है। और अगर आप मन मारकर काम करोगे, जिस काम में आपका मन नहीं है, तो फिर वो काम सुंदर आपको भी नहीं लगेगा, किसी और को तो बिल्कुल नहीं लगेगा। मन से किया हुआ काम ही सुंदर बनता है, व्यवस्थित बनता है और उच्च कोटि का रहता है। भले ही आप इस नियम को कहीं लागू करो, अगर आपने मन से पढ़ना शुरू किया तो आप जरूर नौकरी लगोगे। और अगर आप इस बहाने आते हो कि घर वाले भेज देते हैं, स्कूल में आ जाते हो, तो बेटा फिर तो वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है। मन मारकर कोई काम करना वो कभी फलित नहीं होता, उसका फल नहीं मिलता। समझाई बात? इसको मैं और उदाहरण से बता रहा हूँ। अगर मैंने सुलेख दे दिया है ना, माता पिता व गुरुजनों का सम्मान करो, तो आप तो क्या सोचते हो, उसको मन मार कर काम करते हो कि बोझ समझते हो कि यार ये और काम मिल गया, मैथ का ही मिला है, इंग्लिश का ही मिला है, ये और मिल गया। तो आप जल्दी जल्दी कि चलो ये तो यही निपटा देता हूँ और मैं थोड़ा घर पे कर लूँगा, यूँ करके निपटाने के चक्कर में आपका मन नहीं है उसको करने में, आप उसको काम समझ रहे हो, काम, ठीक है, बोझ समझ रहे हो। तो आप उसको जल्दी जल्दी लिखोगे 5-7 बार। मैंने एक लाइन लिख दी, आपने 5-7 लाइन लिखी, पूरा पेज हो गया, चलो सुलेख का काम तो न की, यूँ करके आप करते हो। तो उसके ना तो अक्षरों का आकार सुंदर आता और गलती भी होती है, छोटे बड़े अक्षर भी लिखे जाते हैं। अगर आप उसको मन लगा कर करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप 12 लाइन लिखो, 10 लिख दो, 8 लिख दो, 7 लिख दो, 5 लिख दो, लेकिन वो काम मन लगा कर होना चाहिए। तो उससे आपका आकार सुधरेगा, लिखाई सुधरेगी। रोज़ 2-4 लाइनें, रोज़ कुछ अक्षर लिखा करो। कई बार खाली पीरियड होता है ना, तो बच्चे बकवासबाजी करते हैं। उससे तो अच्छी बात यह है कि आप अक्षरों का आकार देखा करो। पहले किताब में देखो कै कैसे है, फिर आप कै उसको लिख कर देखो, समझाई बात है। फिर आप देखो ख खरगोश कैसे है, ठीक है, तो फिर आपको पता लगेगा। कई बार आप यूँ नहीं देते हो, तो आप अगर इसमें देखोगे जब खाली पीरियड है या घर पर बैठे हो, पढ़ाई कोई खेल बना लो बेटा तो रुचि कर लगेगी। पढ़ाई कोई क्या बना लो, खेल। तो आप है ना इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किताब में तो यहाँ से ये बीच में जगह नहीं होती, यूँ होता है। और दूसरा आप देखोगे कि यूँ ख नहीं होता, ये इसके साथ मिला हुआ होता है। चलो आगे देखो। बदलू मनिहार था। बदलू जाति का क्या था, मनिहार।
मनिहार कौन होता है? जो चूड़ियों का काम करता है, चूड़ियों का व्यापार करता है। बढ़ई किसको कहते हैं भी? जो काठ का काम करता है। बढ़ई किसको बोलते हैं? और लोहार किसको बोलते हैं? जो लोहे का काम करता है। कुम्हार किसको कहते हैं? कुंभ, मटका, मटके का काम करता है। तो मनिहार जो चूड़ियों का, हाँ, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, पैतृक। अब देख लो, मैं पढ़ाने के बाद इनमें से 15-20 शब्द आपकी कॉपी में लिखवाऊंगा, फिर पता लग जाएगा आपने कितना गहराई से इनको देखा है। अभी ख़त्म होते ही लिखवाऊंगा, पाठ खत्म होते ही। तो देख लो, आँख फाड़ कर पैतृक कैसे लिखा जा रहा है? पई, पे पई, पई, पे पा पी पी पू पू पे पई, पैत्री, तय के पैर में री, ऋषि की मात्रा है वो, पैतृक बोलना इसको, पैतृक। तो पैतृक होता है पिता संबंधी। अब कोई पुराना मकान है तो कोई पूछता है कि तूने बनाया कि नहीं? मैंने नहीं बनाया, पैतृक मकान है, मतलब हमारे बाप दादों का बना हुआ है। ये ज़मीन मैंने तो नहीं खरीदी, हमारी पैतृक ज़मीन है, मतलब दादा परदादाओं की ज़मीन है। तो पैतृक होता है पिता संबंधी। समझ में आई क्या? तो पैतृक पेशा था, पेशा हुआ धंधा, एक हुआ पैसा, पैसा हुआ रुपया। समझ गए क्या? तो ये चूड़ी बनाना उनका कौन सा धंधा था? पैतृक। तो पैसा तो रुपया हो गया और पेशा क्या हो गया? धंधा। तो उसका धंधा क्या था? मणिहारी का। ठीक है। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत जो है वो बहुत ज़्यादा थी, इतनी बनाता उतनी लग जाती, बिक जाती। ठीक है। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उनसे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। तो फोकट में देता था? नहीं, हाँ, वस्तु विनिमय। ये शब्द देखो, उंगली लगाओ, देखो, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। मतलब जमाना तो धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन बदलू जो है ना, अभी तक अपने दादा परदादाओं द्वारा चलाई हुई प्रथा उसी को निभा रहा था। वस्तु विनिमय, विनिमय है आदान प्रदान, आदान प्रदान होता है लेना देना। ठीक है। तो वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय मतलब ये वस्तु तुम ले जाओ, ये वाली मुझे दे दो। समाज का काम पहले ऐसे ही चलता था। पहले पैसे नहीं होते थे, अन्य होते थे, और ज़्यादातर पैसे लोगों के पास होते ही नहीं थे। समझ गए क्या आप? तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें वस्तु से ही काम चलाते थे। ठीक है। जैसे मान लो किसी को चावल चाहिए तो वो सामने वाले को 2 किलो गेहूँ दे देगा और 2 किलो चावल ले आएगा बदले में। तो ऐसे वस्तु विनिमय चलता था, पैसा नहीं चलता था। समझाई बात? और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो वो चूड़ियाँ देता ना तो पैसे नहीं लेता था, अनाज ले लेता था, क्योंकि अनाज खाने को काम में आता था। तो वस्तु विनिमय चलता था। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। अब यहाँ एक प्रश्न अपने आप ही बन रहा है, बनेगा, आगे भी आएगा, कुछ आना शुरू हो गया। वो ये है कि बदलू की स्वभावगत विशेषता लिखो। मतलब उसका स्वभाव कैसा था, मतलब इसके लिए एक बड़ी क्लास में आता है, उसका व्यक्तित्व लिखो या उसका चरित्र चित्रण करो। कोई भी शब्द आ सकता है। समझे बात है? बड़ी क्लास में आता है चरित्र चित्रण करो। अब छोटे बच्चे तो समझते नहीं कि चरित्र चित्रण क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है। मैंने परसों प्रार्थना में आपको व्यक्तित्व के बारे में बताया था ना। व्यक्तित्व के कितने भाग कर सकते हैं? 2। बाहरी व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व है। बाहरी व्यक्तित्व में आदमी का क्या आ जाता है? चाल चलन, बोली, भाषा, पहनावा, व्यवहार करने का तरीका, ये आ जाता है बाहरी व्यक्तित्व में। ठीक है। उसका रहन सहन, ये बाहरी व्यक्तित्व में आ जाता है। और आंतरिक व्यक्तित्व में आ जाता है वो आदमी किस तरह का है, ईमानदार है, बेईमान है, गुस्सेल है या सरल स्वभाव का है। समझ में आई क्या? तो आदमी के जो बाहरी व्यक्तित्व है उसी से थोड़ा आइडिया लग जाता है ये किस तरह का आदमी है, बाहरी व्यक्तित्व से, उसके बोलचाल से, व्यवहार करने से। लेकिन आंतरिक व्यक्तित्व है देखने से नहीं दिखता। दूर कोई आदमी खड़ा है, आप पहनावे से तो बता सकते हो कि ये अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है।
उसके चाल ढाल से बता दोगे, ठीक है। लेकिन वो अच्छा है या बेकार है ये तो पता नहीं चलेगा ना, उसके मन में क्या भावना है, वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है या आनंद के साथ रहने वाला है या बच्चों से प्रेम करता है या बच्चों से चिढ़ता है, ये ऐसे कैसे पता लगा? खड़े खड़े पता लग जाता है? कोई आदमी खड़ा पता लग जाता है? नहीं लगता। तो आंतरिक व्यक्तित्व है जल्दी से पता नहीं लगता, बाहरी व्यक्तित्व पहले दिखता है, ठीक है ना। तो अपना व्यक्तित्व सही करने के लिए सबसे पहले बाहरी व्यक्तित्व, आपकी ड्रेस सुंदर होनी चाहिए, धुली हुई होनी चाहिए, प्रेस करने का अवसर मिले तो प्रेस की हुई होनी चाहिए, बाल सुंदर तेल डाले हुए बढ़िया, समझ गए। आजकल एक वो कबूतर की तरह बकरियों की तरह कटा लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऊपर 10 एक ऐसे झींटिए से झिंडिए लगते हैं, वो बकरी लगती है बकरी। बालों को सुंदर कटाओ, ये नए फैशन में, फैशन कुछ नहीं है बेटा, उससे सुंदर नहीं लगते। आपके बालों से आपकी कोई कदर नहीं करता। आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाओगे तो गांव वालों में आपका जिक्र चलेगा कि उनका लड़का बहुत ही होशियार है, उनका लड़का बहुत ही अच्छा है, बड़ों के साथ नमस्ते करता है, गुरुजनों के बड़ों के पैर छूता है, अपने रास्ते आता है, रास्ते जाता है। तो ये चीज़ें आपके साथ चलती है। ये बाल कटिंग करा के बकरियों की तरह, इससे आपको कोई याद नहीं रखता। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है? सारी दुनिया जानती है। उसके बाल थे ही नहीं उनके, तो नहीं थे ना, तो बालों से कदर थोड़ी होती है। समझ आ रही क्या? तो इन चीज़ों में समय खराब मत किया करो और बद्दी बद्दी कटिंग मत कराया करो। बद्दी बद्दी कटिंग है, हाँ, आपको लगता हो कि आप सुंदर लग रहे हो, दूसरों से पूछो गोहन लगते हो, गोहन है, समझ गए क्या? हाँ। अब आगे देखो, बदलू का स्वभाव सीधा सरल था। तो एक तो ये आपको पहचान मिल गई, बदलू का स्वभाव कैसा था। प्रश्न आ गया, मैंने बना दिया, बीच में से प्रश्न बनाऊंगा और अभी से आदत डालूंगा आपकी 8वीं से ही, क्योंकि 10वीं 11वीं 12वीं में तो बीच में से ही प्रश्न आते हैं। पाठ के लास्ट में ना वो तो केवल अभ्यास करने के लिए होते हैं, बोर्ड में बीच में से ही प्रश्न आते हैं। तो मैं अभी से अभ्यास कराऊंगा आपका, तो मैं बीच में प्रश्न दूंगा आपका। आज तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं, अपने आप ही बना दूंगा प्रश्न बीच में से। तो मैं यहाँ प्रश्न ये एक तो बता देता हूँ, मैं आपका प्रश्न बनाऊंगा कुछ समय बाद, अगर टेस्ट लेना पड़े इस पाठ से, तो मैं बनाऊंगा बदलू का चरित्र चित्रण करो या बदलू के स्वभाव की विशेषता बताओ। तो एक तो इसने कह दिया उसका स्वभाव सीधा सरल था, एक अब तक जो पढ़ा है उसके आधार पर बताओ। आगे भी और बातें आएगी, आगे भी आएगी, लेकिन अब तक जो बातें आई उसके आधार पर बताओ। आप 2 लाइनें तो कम से कम बताओ कि बदलू कैसा था। ये तो बता दिया सरल स्वभाव का था। एक आप आइडिया लगाओ जितना पढ़ा है अभी तक, कैसा था वो? परिश्रमी था, मेहनती था, ईमानदार था। समझ गया क्या? समझ में आई बात है? और एक और समझ में आई थी, बाल प्रेमी, बच्चों से प्यार करने वाला। आप कैसे कह सकते हो कि बदलू बाल प्रेमी था, बच्चों से प्रेम करने वाला था? कैसे कह सकते हो कि जब बालक लेकर उसके पास जाता था तो उसके लिए मछियाँ निकाल के दे देता था और घंटों भर उसके पास बैठता था, गोलियां बना के दे देता था। तो आप लिख सकते हो ना कि वह बच्चों से प्यार करता था? लिख सकते हो या नहीं? तो ये लाइनें यहाँ आएगा नहीं, वह बच्चों से प्यार करता था। जो ना स्वभावगत विशेषता पूछी जाती है वो, और चरित्र चित्रण पूछा जाता है वो यूं लाइनें नहीं होती कि यहाँ से यहाँ तक वो तो आपको कहानी पढ़कर लाइनें बनानी पड़ती है। आपने पढ़ा कि उसके लिए चारपाई ला के देता था, गोलियां बना के देता था, तो अब वो लाइनें बना लो कि वो बच्चों से प्रेम करता था, खुद बनाओ। तो व्यक्ति तो लिखना पड़े, चरित्र चित्रण करना पड़े, तो कहानी के आधार पर पढ़ी हुई बातों से अपने उत्तर बना लो। तो यहाँ 3 लाइनें बना दी मैंने। एक तो स्वभाव से सरल था, एक वो बाल प्रेमी था, बच्चों से लगाव रखता था, एक वो परिश्रमी था। इसमें आया आपको कि दिन रात 24 घंटे चारपाई पे पड़ा रहता था, हुक्का गुड़गुड़ाता था, 24 घंटे पड़ा रहता था? नहीं, ऐसा नहीं आया। चूड़ियाँ बनाता था ना, अपना धंधा करता था ना, परिश्रमी था। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। और भी विशेषता आएगी तो वो आगे पढ़ेंगे जब पता लगेगा। तो ये आप घर पर जाकर अभी बताई हुई बातें तो आपके याद रह जाएगी, 2 दिन गौर नहीं करोगे फिर भूल जाओगे। तो जाते ही प्रश्न बनाना। एक तो प्रश्न बनाना कि अपने ननिहाल में बालक लेखक को सबसे अच्छा कौन लगता था, ऐ सदे करके बनाना, और उसमें जो भी आपका उत्तर है वो ब्रैकेट में लिखना। दूसरा प्रश्न बनाओगे आप है कि बदलू को बालक लेखक
बदलू काका क्यों कहता था जबकि वो उसके ननिहाल का था? तो फिर आपको इसका उत्तर देना है, बताया मैंने अभी बताया। तीसरा थोड़ा बड़ा प्रश्न बनाना है, उसका उत्तर आपको लिखना है। हाँ, बदलू का व्यक्तित्व है लिखो, या स्वभावगत विशेषता लिखो, या चरित्र चित्रण करो। तीनों में से कोई शब्द लिख देना, एक ही उत्तर है। समझ गए? तीनों लिख देना आप। क्योंकि क्यों लिखोगे तीनों? क्योंकि जब 10वीं 12वीं में आएगा ना तो पता लग जाएगा कि ये शब्द ये शब्द ये शब्द एक है। स्वभावगत विशेषता, व्यक्तित्व और चरित्र चित्रण, ये 3 शब्द लिखने हैं, तो फिर आपको पता लग जाएगा। और अभी से ऐसे लिखकर खुद करने की कोशिश करोगे ना तो 10वीं 12वीं में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हम क्या टारगेट लेकर चलते हैं? बहुत लंबा टारगेट लेकर चलते हैं। समझ में आई बात है? समझ में आ रही है क्या? चलो आगे देखो। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा आदमी था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था, झगड़ा नहीं करता था। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। यहां तक पढ़ चुके थे ना हमने? शादी विवाह में जिद कर लेता था। कैसे? उसको पता लग गया कि अब इनकी शादी है तो शादी में तो वो चूड़ा खरीदेंगे ही खरीदेंगे। समझ आई बात है? तो क्या है कि उन चूड़ियों की वो मन मांगी कीमत ले लेता था। जो पहले थोड़ा बहुत अनाज कम ज़्यादा भी दे जाता था ना पहले, तो वो जिद नहीं करता था, पहले तो ले लेता था। और किसी के पास पैसे नहीं होते, कम होते तो क्या कोई बात नहीं, चल ले जा चूड़ियाँ, है ना। लेकिन उसको पता है कि जब इनकी विवाह शादी होगी ना तो विवाह में तो खर्चे होते ही हैं, है ना। तो उस समय वो पूरी कसर निकाल लेता था। मतलब जो पहले सस्ती दी हुई थी ना उससे ज़्यादा रकम ले लेता था वो। समझ आई बात है? तो ये भी उसकी एक अलग लिख सकते हो आप कि वह कभी कभी जिद्दी स्वभाव से भी पेश आता था। जब विवाह शादियाँ होती तो जिद कर लेता था, तो थोड़ा जिद्दी स्वभाव का भी था। ये भी लाइन जोड़ देना, चौथी लाइन जुड़ गई है, उत्तर बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बदलू के स्वभाव का पता चलता रहेगा तो उसके व्यक्तित्व का उत्तर बड़ा होता रहेगा। लेकिन पढ़ पढ़ कर समझ समझ कर रहे हैं तो वो उत्तर साथ साथ में याद भी हो रहा है। ये आप घर पर जाकर याद करोगे या अब समझ में आने से याद हो रहा है? याद हो रहा है ना? अगर मैं 10 दिन बाद में ये प्रश्न लिखाऊं बदलू कैसा था तो 5-7 लाइन लिख दोगे? पक्की बात? तो मैं तो ये कहता हूं पढ़ते समय ध्यान से पढ़ो, बस इतनी सी कहानी है। अगर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे अगर 6 घंटे सुबह 8 बजे से पढ़ाई शुरू होती है 1 बजे तक, तो अगर इतनी घंटे लगातार मन लगाकर पढ़ लेता है तो उसको घर पर जाकर एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। होमवर्क कर लिया करो स्कूल का, थोड़ा बहुत मन करे तो ऐसे ही पढ़ लिया करो, लिखाई सुधार लिया करो, घर का काम कर दिया करो। नहीं समझे क्या? नुकसान किस बच्चे के हो जाता है? जो इन 6 घंटों में 5 घंटों में ढंग से नहीं पढ़ता, मास्टर की पढ़ाई हुई बात को गौर से नहीं सुनता, कभी पेन का ढक्कन खोलता है, कभी पेज पलटता है, कभी उसकी तरफ देता है उसकी तरफ देता है, उसके ना तो समझ में आती और फिर पेपर आता है तो उसको जबरदस्ती याद करने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं, उनमें से फिर भूल जाते हैं, फिर डंडे पड़ते हैं, फिर कम नंबर आते हैं। तो ऐसी स्थिति आने ही मत दो। पढ़ाते समय ध्यान से पढ़ लो तो वो पाठ वहीं याद हो जाता है। और कहानियों को याद करने के लिए कोई विशेष मेहनत करने की जरूरत है नहीं पड़ती। कोई सूत्र तो है नहीं जो भूल जाओगे। कहानी है, कहानियाँ तो बच्चे को वैसे ही रुचिकर लगती है। तो अब तक हमने कितना पढ़ा है? थोड़ा बहुत ही पढ़ा है कि कोई बदलू नाम का व्यक्ति था जो बालक लेखक के ननिहाल का था और बदलू उसको बदलू काका कहता था और वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। उसकी चूड़ियाँ प्रसिद्ध थी, सरल स्वभाव का था, मेहनती था, कभी कभी जिद भी कर लेता था, लेकिन लेखक को गोलियां बना कर देता था, बालक लेखक से प्यार करता था। इतना पढ़े, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो वो जिद कैसे करता था उसको और क्लियर करते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और देख लो। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर, अवसर होता है मौका, अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। अब अगर यहाँ से मैं प्रश्न बनाऊं कि विवाह शादी में बदलू गांव वालों से सारी कसर निकाल लेता था, इस पंक्ति का मतलब समझाओ। और ये प्रश्न बड़ी क्लास में आएगा तो आएगा इस पंक्ति का तात्पर्य स्पष्ट करो, भावार्थ निकालो, तात्पर्य बताओ।
तो तात्पर्य का मतलब यह है, इसका भाव भी बताना है, समझ गए। तो सारी कसर निकाल लेता था, इस लाइन को समझाना है, इसका भाव बताना है। तो इसमें क्या भाव है, क्या बताना चाह रहा है वो, ये कहना चाह रहा है कि विवाह से पहले अगर कभी किसी ने सस्ते दामों पर या कम वस्तु देकर भी चूड़ियाँ ली है तो वो दे देता था, लेकिन जब उन्हीं के घर में विवाह शादी आती तो वो पीछे का वो पूरा भरपाई कर लेता था। कसर निकाल लेता मतलब भरपाई कर लेता, कसर निकाल लेता मतलब भरपाई कर लेता। पहले कभी सस्ता दिया होता था ना जो कम कीमत में, वो पूरी कर लेता था और जिद कर लेता था कि नहीं इतनी चूड़ियाँ हैं और ये तो सुहाग की चूड़ियाँ हैं, और घर में पहनने वाली चूड़ियाँ ले जाते हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कम दे दो, ये तो सुहाग की चूड़ियाँ हैं, बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़ी कलाकारी की है मैंने इसमें, इसके तो दाम ज़्यादा लगेंगे, यूं कह करके वो जिद कर लेता था। समझ यही बात है। आगे देखो, आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है, और होता है एक तो सामान्य चूड़ियाँ, एक सुहाग की चूड़ियाँ जो विवाह शादी में एक मौके पर पहनी जाती है ना। वैसे तो चूड़ियाँ सुहाग का ही प्रतीक होती है। ये जो अपने भारतीय जो नारी है ना, कहते हैं 16 श्रृंगार, तो ये 16 श्रृंगार में ही आता है। समझ बात है। हर एक देश की अपनी संस्कृति होती है, हर एक देश की अपनी अलग संस्कृति होती है। इसलिए आजकल कई बार देखते हैं कि लड़कियां चूड़ियां नहीं पहनती, चलो पढ़ाई करते समय मत पहनो, लेकिन शादी होने के बाद तो चूड़ियां पहननी चाहिए ना, क्योंकि हमारी परंपरा है। एक चुटकुला सुनाता बीच में, और चुटकुला तो नहीं है, हकीकत है। एक बार मेरे भाई साहब, मैं 7वीं में पढ़ता था, मेरे भाई साहब मुझे मतलब शहर में पढ़ाने ले गए थे गांव से, उनकी पोस्टिंग शहर में थी हनुमानगढ़, ठीक है। तो साथ में माता जी को ले गए थे हम, तो गाड़ी में जा रहे थे, तो माता जी तो ठेठ देहाती गांव में रहने वाले, तो गाड़ी में उसी डिब्बे में एक पढ़ी लिखी लड़की थी। लड़की छोटी नहीं थी, अधेड़ उम्र की सी लग रही थी, औरत सी लग रही थी वो, ठीक है, बड़ी उम्र की थी। तो उसने क्या है, एक चूड़ी पहन रखी थी, वो भी कोई नए मॉडर्न की, एक शौकिया टाइप में, एक ही हाथ में चूड़ी देखी, एक हाथ में देखी ही नहीं। तो मेरी मम्मी धीरे से भाई साहब को पूछने लगी कि इसने अपने पति को छोड़ दिया क्या, मतलब तलाक ले लिया क्या, मतलब इसके पति ने इसको छोड़ दिया क्या, इसकी चूड़ियाँ ही नहीं हाथों में। क्योंकि बिल्कुल चूड़ियाँ नहीं होती तो उसको विधवा कहते हैं, क्योंकि विधवा औरतें 16 श्रृंगार नहीं करती, हमारी परंपरा है ये। विधवा औरत मांग नहीं भरती, टीका नहीं लगाती, चूड़ियाँ नहीं लगाती, है ना, ऐसा भी नहीं होता है जिसका पति नहीं रहे। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, चूड़ियाँ, तिलक, मंगलसूत्र, ये सुहाग का प्रतीक होती है। जब सुहाग ही नहीं रहा तो इसको सजना संवरना ये ऐसे में माना जाता है, ठीक है ना। तो मम्मी जी ने कहा कि इसके पति ने इसको छोड़ दिया क्या। मैं छोड़ा नहीं था, भाई साहब ने बताया कि ये नया फैशन है। तो बात ये है कि ये चूड़ियाँ ना सुहाग का प्रतीक होती है, इसलिए वो इस नाम से कुछ ज़्यादा पैसे ले लिया करता था। पहले कभी सस्ती दी हुई थी उसकी भरपाई कर लेता था। मुझे याद है, बालक लेखक कह रहा है, अब जब कहानी लिख रहा है तब अपने बचपन की बात याद करके बता रहा है। अब जो लेखक ने कहानी लिखी है तो बड़ा ही है, कहानीकार बन गया अब तो, लेकिन बातें तो अपने बचपन की कह रहा है ना। तो कह रहा है मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। वो कौन बिगड़ गया था? बदलू। और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मतलब इन्होंने एक अलग सा प्रयोग करके दिखा दिया। वैसे तो लोहे के चने चबाना एक मुहावरा होता है, लोहे के चने चबाना, बुरी तरह से हरा देना। जैसे आता है कि भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज को लोहे के चने चबा दिए, है ना। तो यहाँ लोहे लग गए मतलब कठिन काम लगा। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ गया था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते वो अलग से। मतलब देखो कितना जिद कर लेता था वो। एक तो सुहाग की जो चूड़ियाँ होती थी उनके बदले में वो ढेर सारा अनाज ले लेता, अपने लिए पगड़ी भी मांग लेता, और अपनी औरत के लिए, बदलू की बात कर रहा हूँ मैं, वो अपनी औरत के लिए एक सूट मांग लेता कि उसके लिए सूट भी दो। पहले बड़ी सस्ती में लेके आए थे तुम, अब देना पड़ेगा। तो जिद कर लेता था और लोग फिर उसको देते, क्योंकि विवाह शादी का शुभ अवसर होता है, उसमें कौन जीरा करे कौन लड़ाई करे, और खुशी का मौका होता है कि चलो यार इसके घर पर भी बेचारा गरीब है, इसकी पत्नी को छूट दे देते हैं। तो लोग वैसे भी दे देते थे और वैसे भी वो ले लेता था जिद करके।
तो अब आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है।